नमस्कार, मैं विकास टेकरे। आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। अगर आप एमए प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राएं हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मध्यकालीन इतिहास या फिर इतिहास लेखन से संबंधित प्रश्न आते हैं और ख़ास तौर पर यह प्रश्न आता है कि मध्यकालीन इतिहास के बारे में बताइए एवं मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन की प्रमुख समस्याओं, प्रमुख कमियों के बारे में बताइए, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और मैं भी एमए फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र हूँ, तो अगर वीडियो के दौरान किसी भी प्रकार की कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा एक दोस्त कहता है कि किसी प्रश्न को 10 बार पढ़ने से अच्छा है कि आप उस प्रश्न को एक बार अच्छा समय देकर अच्छे से समझकर पढ़ लें, तो आपको 10 बार पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर मैं आपको यह प्रश्न पढ़ाने की, समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यह न केवल एक प्रश्न है बल्कि आप पूरा मध्यकालीन इतिहास समझने की और हैं। दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत से पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में पहला तुर्क आक्रमण 712 में, माफ़ कीजिए, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया। इसके बाद मोहम्मद गजनबी 1027 तक भारत में आक्रमण करता रहा, 1001 से। फिर इसके बाद में 1178 से 1192-94 तक मोहम्मद गौरी आक्रमण करता रहा। उसके बाद 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। गुलाम वंश के बाद तुगलक वंश आया, फिर खिलजी वंश आया, फिर सैयद वंश आया, फिर लोदी वंश आया। इन 5 वंशों के समय को दिल्ली सल्तनत का समय कहा गया। इसके बाद 1526 में इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित किया और मुगल वंश की स्थापना की। इसके बाद यह वंश 1707 तक औरंगजेब के शासनकाल तक पूरी ताकत से चलता रहा और 1857 में यह पूरी तरह समाप्त हो गया। दोस्तों, इन सभी या मुस्लिम साम्राज्य के जो शासक रहे हैं, चाहे वह मुगल हो या दिल्ली सल्तनत हो, इस समय को हम कहीं ना कहीं मध्यकालीन भारतीय इतिहास कहते हैं। अब हम ये देखना है कि इस समय के जो इतिहासकार हुए, ख़ास तौर पर जियाउद्दीन बरनी हुआ, बदायूं हुआ, मिन्हाज और सिराज हुआ, अबुल फजल हुआ, या फिर जो अलग अलग प्रकार के राइटर हुए, उनकी मेंटेलिटी क्या थी, उन्होंने किस प्रकार से इतिहास का लेखन लिखा और किन किन कमियों को उन्होंने छोड़ दिया। क्या उन्होंने वैसा इतिहास लिखा जैसी हमें आज पढ़ने की इच्छा होती है? आइए सब कुछ जानते हैं। यहाँ पर देखते हैं पहला बिंदु, सुल्तानों की इच्छानुरूप व प्रशंसापरक इतिहास लेखन। दोस्तों, पहले कागज़ों की उपलब्धता बहुत ज़्यादा नहीं थी। दरअसल 794 और 95 ईस्वी में बगदाद तक यह तकनीक पहुंची, कागज़ बनाने की तकनीक। दरअसल 9000 साल पहले चीन में कागज़ का आविष्कार हो चुका था, लेकिन चीन ने एक लंबे समय तक दुनिया से कागज़ का आविष्कार छिपा कर रखा। वो तो चीन वाले बगदाद से रेशम का व्यापार करते थे, मध्य एशिया से रेशम का व्यापार करते थे, जिसके कारण यह तकनीक उनकी लीक हो गई। वरना आज भी दुनिया कागज़ की तकनीक को नहीं जानती। चीन बहुत कुछ छिपा लेता है, बचा लेता है अपने पेट में। तो यह तकनीक बगदाद में आई और बगदाद से पूरी दुनिया में फैल गई, वहीं से यह भारत में भी आई। लेकिन उस समय जो कागज़ थे वह बहुत मुश्किल से मिलते थे और छापे खाने भी नहीं हुआ करते थे, जिसके कारण लिखना या फिर रचना करना एक बड़ा जटिल काम हुआ करता था। जिसके कारण जो प्रसिद्ध इतिहासकार या रचनाकार होते थे वह आपको किसी न किसी दरबार में देखने को मिल जाएंगे। स्वतंत्र रूप से कोई भी नहीं लिखता था। अब ये किसी सुल्तान के अंडर होकर लिखेंगे तो ये बिल्कुल है कि अगर सुल्तान ने कहा कि तुम ऐसा लिखो तो इन्हें वैसा ही लिखना पड़ेगा। सुल्तान ने कहा कि तुम मेरी प्रशंसा करो तो इन्हें करना पड़ेगा। अगर ये इनकार कर देते हैं तो इन्हें वहाँ से भगा दिया जाएगा। तो इस समय पर सुल्तानों की इच्छानुरूप व प्रशंसा परक इतिहास
लिखा जाता था। हालांकि पूरी तरह से ही ऐसा नहीं होता था, कुछ इतिहासकार ऐसे भी हुए जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से सुल्तान के बारे में कई सारी जानकारियाँ, कई सारी पोल खोली हैं, जो हम आगे देखेंगे। कृपा पात्रों द्वारा इतिहास लेखन। सुल्तान जो होते थे वह कई सारे कवियों, कई सारी रचनाओं को भर भर कर इनाम देते थे। इन इनामों के कारण ये जो इतिहासकार होते थे ये कृपा पात्र बन जाते थे और अपने सुल्तान की दयालुता का इतना ज़्यादा वर्णन करते थे कि बहुत फेंका फाकी कर देते थे। तीसरे नंबर पर आते हैं बदायूनी का इतिहास लेखन। दोस्तों, बदायूनी, इसने अकबर के बारे में आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा। इसने अकबर की प्रशंसा बिल्कुल भी नहीं की, क्योंकि यह अकबर से घृणा करता था। बदायूनी का जो ग्रंथ था, जब वह जहांगीर के शासनकाल में पकड़ा गया तो जहांगीर पढ़कर उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उसने बदायूनी के बेटे को आजीवन जेल में डाल दिया और कहा कि ऐसा बकवास ग्रंथ अब दोबारा लिखना नहीं, मेरे बाप के बारे में तुम्हारी ऐसा लिखने की ज़रूरत कैसे हुई, यह उसने कहा था। चौथे नंबर पर आता है दरबारी इतिहासकार। दोस्तों, इस समय के जो दरबारी इतिहासकार हुआ करते थे, चाहे वह मुस्लिम इतिहासकार हो या फिर हिंदू इतिहासकार हो, हिंदू इतिहासकार में आप कवि केशव दास को देख सकते हैं, जिन्होंने जिन्होंने रामचंद्रिका लिखी, जिन्होंने जहांगीर जहांगीर माफ़ कीजिए, मैं ग्रंथ का नाम भूल रहा हूँ, जहांगीर गाथा ऐसा कुछ उन्होंने ग्रंथ लिखा। तो कोई भी हो, चाहे वह हिंदू इतिहासकार हो, चाहे वह मुस्लिम इतिहासकार हो, भारत के किसी भी कोने का इतिहासकार हो, अगर वह दरबारी इतिहासकार था तो उसने बहुत ज़्यादा फेंका फाकी की। और इस समय तक हिंदी साहित्य में रीतिकाल की शुरुआत हो चुकी थी और रीतिकालीन कवियों को आप देखें तो इस समय के शासकों का काम साहित्य के क्षेत्र में केवल मनोरंजन प्राप्त करना था। इस समय किसी के पास इतना समय नहीं था कि वह सटीक इतिहास लिखे, उन्हें तो बस टाइम पास करके अपने शासक को खुश करना था। अब देखते हैं राजनीतिक एवं कुलीन वर्गीय इतिहास लेखन। दोस्तों, भारतीय मध्यकालीन इतिहास की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह केवल राजनीतिक क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। इस समय के इतिहास में आप राजाओं के युद्धों और उनकी प्रशंसा के बारे में ही देखेंगे, ना कि इस समय का जो क्षेत्रीय समाज है, जो निम्न वर्ग है, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको नहीं मिलेगी। पूर्वाग्रहों से युक्त इतिहास लेखन। दोस्तों, पूर्वाग्रह किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता। अगर आप अपना पक्ष पहले से ही तय कर लेते हैं, अपना माइंडसेट पहले से ही तय कर लेते हैं, तो कोई व्यक्ति आपको समझाते समझाते मर जाए लेकिन आप समझेंगे नहीं। इस समय के कुछ इतिहासकार पूर्वाग्रह से ग्रसित हमें देखने को मिलते हैं, जैसे अबुल फजल, बदायूनी आदि, जिनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। अबुल फजल का इतिहास लेखन। अबुल फजल ने अकबर के बारे में इतिहास लिखा है और इन्होंने अकबरनामा में अकबर के बारे में लिखा है कि अकबर संसार का वह शासक है जो कभी भी कोई भी गलती नहीं कर सकता। अब आप ही सोचिए कि क्या ये सच हो सकता है। आठवां बिंदु आता है सांप्रदायिकता और मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन। दोस्तों, अंग्रेजों के समय के जो साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं, उनका मानना है कि इस समय का जो इतिहास लेखन था वह पूरी तरह साम्राज्यवादी था, धर्मपूर्ण था और इस समय के इतिहासकारों ने हिंदुओं के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती की। अब ये इन्होंने की है या नहीं, ये हम आपको आगे समझाएंगे। दोस्तों, अब मैं आपको ये थ्योरी पढ़कर सुनाऊंगा। आपको केवल ये करना है कि आपको स्क्रीन पर देखना है और ध्यान से सुनना है। आप पूरा ध्यान लगाकर सुनिए, क्योंकि अपना 100% दीजिए और कुछ मिनट में मध्यकालीन इतिहास समझ जाइए और परीक्षा में अच्छे अंक लेकर आइए। दोस्तों, शुरुआत करते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन एवं समस्याएं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की तुलना में मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन के लिए सर्वप्रमुख सहायक तत्व यह था कि मध्यकाल में समसामयिक ऐतिहासिक साहित्य का प्रचुर मात्रा में सृजन हुआ। पूर्व में हम अरबी एवं फारसी इतिहास लेखन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा है कि अरब एवं फारसी इतिहासकारों ने इतिहास लेखन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 8वीं शताब्दी में सिंध पर अरबों की विजय और कालांतर में भारत पर
तुर्क आक्रमण के फलस्वरूप अरबी एवं फारसी ने मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन को भी समृद्ध किया। बगदाद में 794-95 ईस्वी के मध्य कागज का निर्माण, खलीफाओं की संपन्नता, भारत पर तुर्कों की विजय एवं अरब इतिहासकारों की रुचि ने भारत के मध्यकालीन भारतीय इतिहास को समृद्ध बनाया। दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की समस्याओं की बात करें तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन में अधिकांश इतिहासकार किसी न किसी दरबार से संबंधित थे और विभिन्न सुल्तानों के आश्रय या संरक्षण में उन्होंने इतिहास का सृजन किया। ज़ियाउद्दीन वर्नी ने अपनी कृति तारीख़ फिरोज शाही की भूमिका में इतिहास की उपयोगिता एवं इतिहास लेखन में सत्य के महत्व पर विस्तार से लिखा है। मध्यकालीन इतिहासकारों ने इतिहास लेखन में मेहनत एवं ईमानदारी का परिचय दिया है। इतिहास के विषय में उनके ऊंचे आदर्श एवं विचार थे। बर्नी इतिहास को इल्मुल हदीस के समकक्ष मानता था। उसका मानना था कि एक इतिहासकार को सत्य के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए। मध्यकालीन इतिहास लेखन में निम्न समस्याएं दृष्टिगोचर होती है। हालांकि जो ज़ियाउद्दीन बर्नी था, उसने अपनी प्रस्तावना में जो जो बातें कही उनका पालन वह स्वयं नहीं कर सका। सुल्तानों की इच्छानुरूप व प्रशंसापरक इतिहास लेखन। मध्यकालीन भारत के अधिकांश इतिहासकार किसी न किसी दरबार से संबंध थे और उन्होंने विभिन्न सुल्तानों के संरक्षण में इतिहास लिखा। अतः स्वाभाविक ही है कि ये इतिहासकार जो वास्तविक सत्य को देखते देखते समझते एवं अनुभव करते थे, उसके पृथक उन्होंने वह लिखा जो उनके संरक्षकों को रुचिकर था। आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार अधिकांश मध्यकालीन इतिहासकारों ने या तो संरक्षकों से डरकर इतिहास लिखा अथवा उनका कृपा पात्र बनने के उद्देश्य से उनका गुणगान करते हुए इतिहास लिखा। तबकाते नासिरी के लेखक मिनहाज उस सिराज 70 विशिष्ट वर्ग के एक अंग थे। वे बलबन के काफ़ी नज़दीक थे और बलबन ने उन्हें काजी उल कुज़ात भी बनाया था और साथ ही उन्हें महमूद शाह ने सदरे जहां की उपाधि और सदरे जहां के पद पर भी आसीन किया था। अतः राजनीतिक सत्ता को स्थापित प्रदान करना ही उनके लेखन का उद्देश्य था। उनके लेखन से प्रसन्न होकर नसीरुद्दीन महमूद एवं उलगू खां ने उन्हें उदारता पूर्वक इनाम भी दिया था। हरीश चंद्र वर्मा के अनुसार यह इनाम चापलूसी के प्रतिफल के रूप में अधिक था, एक इतिहासकार के रूप में उनकी प्रतिभा को मान्यता देने के रूप में इतना नहीं था। कृपा पात्रों द्वारा इतिहास लेखन। दोस्तों, मुगल काल में भी अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक था तथा अकबर का विशेष कृपा पात्र भी था। उसका अकबरनामा लिखने का प्रमुख उद्देश्य हरीश चंद्र वर्मा के अनुसार हम देखते हैं। हरीश चंद्र वर्मा कहते हैं कि अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखने का जो उद्देश्य था वह था कि अकबर के जीवन के रूहानी पहलुओं को उजागर करना एवं अकबर की सुलह कुल की नीति को लोगों तक पहुंचाना। दोस्तों, सुलह कुल की नीति यानी कि इसने जो अलग अलग राजवंशों के साथ संबंध स्थापित किए, शादी विवाह किए, उसे ही सुलह कुल की नीति कहते हैं। बादशाह के व्यक्तित्व की महानता को महिमा मंडित करना ही अबुल फजल का उद्देश्य था। इस किताब के उद्देश्यों में उसने अकबर अबुल फजल की नज़र में बादशाह ईश्वर जैसा महान था। उसने अकबर को इंसान एक कामिल माना है जिससे कोई गलती नहीं हो सकती और जिसके सामने एक मिशन था। दोस्तों, जब आप साधारण तौर पर अकबर को पढ़ते हैं तभी आप उसकी कई गलतियों को देख लेते हैं, जैसे रानी दुर्गावती पर आक्रमण करना या फिर अलग अलग आक्रमण करना। कुछ जगह पर उसने काफ़ी भूलें की है, लेकिन अबुल फजल भैया कहते हैं कि अकबर तो कोई गलती कर ही नहीं सकता। अब यहाँ पर हम देखते हैं तीसरा बिंदु, बदायूनी का इतिहास लेखन। अबुल फजल के विपरीत मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपनी कृति मुंतखाब उल तवरीफ में न सिर्फ अकबर की वकालत की बल्कि उसके हर
उस कृत्य की आलोचना की जिससे गैर मुस्लिमों की सरपरस्ती झलकती है, परंतु यह तवारीख बदायूनी ने चुपचाप लिखी क्योंकि इसकी भनक यदि अकबर को लग जाती तो उसकी खैर नहीं होती। अतः अकबर के काल में तो वह अपनी कृति को काफ़ी यत्नों से छिपाकर रखने में सफल रहा, परंतु जहांगीर के काल में यह कृति प्रकाश में आ ही गई। राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार जहांगीर ने जब इस कृति को देखा तो हुक्म दिया कि इसने मेरे बाप को बदनाम किया है, इसके बेटे को कैद में करो और इसका घर लूट लो। पुस्तक विक्रेताओं से भी मुचकले यानी कि उनकी प्रति वापस ले ली गई और उन दुकानदारों से कहा गया कि ना तो वे इसे खरीदेंगे और ना ही किसी से बेचेंगे। दरबारी इतिहासकार, चौथा बिंदु आता है दरबारी इतिहासकार। तत्कालीन दरबारी इतिहासकार वही लिखते थे जो उनके सुल्तानों को पसंद हो, अन्यथा बदायूं की तवारीख को लेकर जहांगीर की प्रतिक्रिया को हम देख ही चुके हैं। यानी कि यहाँ पर इनका कहने का मतलब ये है कि इतिहासकार शासक की प्रशंसा करना ही पड़ता था, अगर वह उसकी प्रशंसा नहीं करेगा तो क्या वो उसे रखेगा। आप ही सोचिए, अगर आप शासक होते और आपका कोई इतिहासकार, आपका कोई चेला चपाटी आपके खिलाफ बोलता तो क्या आप उसकी पूजा करते? नहीं, लात मारकर भगा देते। इसी डर से इस समय के इतिहासकार सच लिखना नहीं जानते, हालांकि उस समय के तत्कालीन समाज और अन्य बातों की जानकारियाँ बहुत अच्छे तरीके से इन इतिहासकारों के जरिए हमें मिल जाती है। इनके अलावा भी मध्यकाल में कुछ प्रशंसा परक ऐतिहासिक काव्यों का भी सृजन हुआ था, जिसमें हिंदू भी शामिल थे। रीतिकाल के आचार्य कवि केशव दास ने रत्न बावनी, वीर सिंह देव चरित्र एवं जहांगीर जस चंद्रिका जैसे ऐतिहासिक काव्य के रूप में लिखे। कवि जटमल ने गोरा बादल, राजा कवि ने जयसिंह चरित्र, निवास तिवारी ने छत्रसाल विरुदावली एवं लाल कवि ने छत्र प्रकाश जैसे प्रशस्तिपरक काव्य लिखे। इन काव्यों में जहाँ आश्रयदाता राजा को ईश्वर का अवतार, धर्मरक्षक, दीन प्रतिपाल के रूप में वर्णित किया गया है, वहीं इन रचनाओं में तत्युगीन यानी तत्कालीन रीति रिवाज, अस्त्र शस्त्र, वेशभूषा, खानपान, धर्म पूजा, प्रीति कलह, युद्ध संधि, रानी रनिवास, अफसर, सिपाही, राजदरबार तथा फरमान आदि सभी सशक्त ऐतिहासिक ब्यौरे भी मिलते हैं। अतः मध्यकालीन इतिहास लेखन में इतिहासकारों एवं कवियों द्वारा आश्रयदाता शासकों की प्रशंसा भले ही की गई हो, परंतु इतिहास की जानकारी यहाँ पर से हमें मिल जाती है। भले ही राजाओं के बारे में हम मान लें कि उन्होंने झूठ लिखा, लेकिन उस समय की समाज के बारे में उन्होंने सच लिखा, क्योंकि समाज से तो इन्हें कुछ मिलता नहीं था। और ऐसा भी नहीं था कि इन्होंने किसी समाज के बारे में कुछ गलत लिखा तो उस समाज के लोग आकर इन्हें मार दे, क्योंकि ये राजा के संरक्षण में थे। इसलिए इन्होंने उस समय के तत्कालीन समाज के बारे में सही लिखा है। दोस्तों, राजनीतिक एवं कुलीन वर्गीय इतिहास लेखन। मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन की एक और अन्य समस्या यह दृष्टिगोचर होती है कि तत्युगीन यानी तत्कालीन इतिहासकारों ने राजनीतिक इतिहास पर ही विशेष बल दिया है एवं उनका इतिहास लेखन मात्र उच्च वर्ग तक ही सीमित है। चूँकि मध्यकालीन अधिकांश इतिहासकारों को राजदरबार में आश्रय प्राप्त था, अतः ये उच्च वर्गीय लोगों के ही संपर्क में रहे और उन्होंने अपने इतिहास लेखन में शासक एवं उच्च वर्ग को ही विशेष महत्व दिया। सामान्य लोगों के जीवन एवं उसकी दशा को अपने लेखन में उपेक्षा की। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, ये राजा महाराजा और राजमहल से बाहर निकल ही नहीं पाए, जिसके कारण इन्होंने समाज के बारे में लिखा ही नहीं, क्योंकि इन्हें मन ही नहीं था राजा से दूर हटने का। अब देखते हैं 6वें नंबर का पूर्वाग्रह से युक्त इतिहास लेखन। पूर्वाग्रह से युक्त इतिहास लेखन भी मध्यकालीन इतिहास लेखन की एक समस्या दृष्टिगोचर होती है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर कलम उठाने वाले ब्रिटिश इतिहासकारों को भारतीय इतिहास पर कलम उठाने वाले विभिन्न इतिहासकारों को अपने कुछ विशिष्ट पूर्वाग्रह थे और उनसे ग्रसित होकर ही उन्होंने इतिहास का सृजन किया। इतिहासकारों पर अपने निजी द्वेषभाव एवं व्यक्तिगत मान्यताओं का भी प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। बर्नी अपनी कृति की भूमिका में भले ही राग द्वेष से ऊपर उठकर इतिहास लिखने की बात करता हो, परंतु उसके अपने पूर्वाग्रह बड़े ही प्रबल थे।
उच्च वंश की महानता के बारे में बताना। बर्नी का मोह यह संकेत करता है कि वे इस तत्व से कितने चिंतित थे कि लोग उच्च तुर्क वंश से संबंध न होते हुए भी सफलता हासिल कर लेते हैं। उसकी नज़र में निम्न कुल में जन्मे लोगों का कोई वजूद नहीं था। वे सेवा में नहीं, वे बर्नी का यह मानना था कि निम्न कुल के नीचे कुल के लोगों को किसी भी प्रकार की सरकारी सेवा में नहीं रखा जाना चाहिए। उन्होंने इसी आधार पर मोहम्मद बिन तुगलक की आलोचना की कि उसने निम्न कुल के लोगों को और शुद्धिकरण द्वारा मुस्लिम हुए लोगों को ऊंचे ऊंचे पद पर बैठा दिया था। उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को बिगाड़ने के लिए दार्शनिकों तथा बुद्धिजीवियों को दोषी ठहराया। भविष्य में होने वाले राजाओं को ज़ियाउद्दीन बर्नी ने सलाह दी कि दार्शनिकों तथा बुद्धिजीवियों का दमन करें, क्योंकि वे मुस्लिम धर्म को नुकसान पहुंचाते हैं और शासक को भड़काने का प्रयास करते हैं। अबुल फजल का लेखन की बात करें। अबुल फजल ने अकबरनामा में अकबर की प्रशंसा की और अकबर को एक महानायक प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। उस पर पूर्णतः अकबर की प्रशंसा रूपी पूर्वाग्रह हावी है। दूसरी ओर बदायूनी पर अकबर की आलोचना रूपी पूर्वाग्रह हावी है। कुल मिलाकर ये अकबर के नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। अकबर के बारे में अबुल फजल अच्छा लिखता था तो अकबर उसे बहुत सारे पैसे देता था, और इस बात से जलन होती थी बदायूनी को, तो बदायूनी अकबर के खिलाफ लिखता था। लेकिन यह कभी अपने ग्रंथ को अकबर को दिखा नहीं पाया, क्योंकि इसको इनाम तो मिलता नहीं, ऊपर से पढ़ती बहुत कुछ। डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा के अनुसार अबुल फजल का बढ़ता असर बदायूनी के दिल और दिमाग को झंझोरता रहा। अबुल फजल और उसके भाई फैज़ी को वह अपनी तरक्की में रुकावट का कारण और अकबर के जहान को इस्लाम से मुंह फेरने का जिम्मेदार करार देता है। वह अपने आप को शरीयत की हिमायत में लड़ने वाला एक सिपाही मानता है। कौन? बदायूनी। क्योंकि उसके ख्याल में अकबर और अबुल फजल ने इस्लाम दुश्मनी पर कमर बांध ली थी। उसके यह ख्यालात उसकी तंग ज़हनी और धार्मिक कट्टरता का नतीजा है। तवारीख उसका जो ग्रंथ है वह कट्टरता से भरा हुआ है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अधिकांश मुस्लिम इतिहासकारों में हिंदुओं के प्रति द्वेष रूपी पूर्वाग्रह को भी स्पष्टता देखा जा सकता है। बर्नी एवं बदायूनी के इतिहास लेखन में तो यह पूर्णतः पूर्वाग्रह से ग्रसित ये दोनों नज़र आते हैं। जहां आपको अबुल फजल अकबर के पक्ष वाला दिखेगा तो बदायूनी उसके खिलाफ वाला। अब देखते हैं आठवां और अंतिम पॉइंट, सांप्रदायिकता और मध्यकालीन भारतीय इतिहास का लेखन। सांप्रदायिकता वस्तुतः मध्यकालीन इतिहास लेखन से संबंध एक विचित्र प्रकार की समस्या है जो आधुनिक काल में साम्राज्यवादी एवं पाश्चात्य इतिहासकारों द्वारा उठाई गई। उन्होंने निहित स्वार्थ मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों को सांप्रदायिकता करार दिया। यह सच है कि मध्यकाल के अधिकांश इतिहासकारों के मन में हिंदुओं के प्रति विद्वेष था, मगर उतना नहीं जितना कि साम्राज्यवादी इतिहासकार या फिर आज के इतिहासकार कहते हैं। मध्यकालीन इतिहास लेखन में कमियां। दोस्तों, हमने ऊपर 8 कमियां देखी हैं, और 8 कमियां और ये हैं, कुल हो गई 16 कमियां। इन 16 कमियों में से आप कोई भी 5 पॉइंट्स को उठाकर अच्छे से लिख सकते हैं। यहाँ पर आप इन पॉइंट्स को देख सकते हैं कि ये किस तरह से गलतियाँ करते थे, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से समाप्त होता है यह, और आखिर में देखते हैं अतः मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों के इतिहास लेखन को सांप्रदायिकता के प्रतिरूपण आज एक मुख्य समस्या दिखाई देती है। इस समस्या का समाधान यही है कि पाठक या फिर विद्यार्थी स्वयं मध्यकालीन इतिहासकारों के लेखन का सूक्ष्म अध्ययन करे और उन साम्राज्यवादी औपनिवेशिक इतिहासकारों के मध्यकालीन भारत में सांप्रदायिक के प्रतिरूपण के पीछे निहित उद्देश्यों को भी जानने का प्रयास करें। वस्तुतः मध्यकालीन अधिकांश इतिहासकार सत्ता वर्ग से संबंधित थे, अतः राजनीतिक कारणों से ही उन्होंने अपने इतिहास लेखन में यत्र तत्र प्रसंगवश हिंदुओं का विरोध किया, किसी ने सोची समझी साजिश के तहत नहीं किया। यानी कि यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि उस समय के जो इतिहासकार हैं
वे करना कुछ और चाहते थे, लेकिन उन्हें करना कुछ और पड़ता था। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। वैरेन डे मॉन्टेस्क्यू कहते हैं, ज्ञान मानवता को ज़्यादा मानवीय बनाता है। माफ़ कीजिए, ज्ञान मानवता को ज़्यादा मानवीय बनाता है, लेकिन पक्षपात हर किस्म की कोमलता को पूरी तरह खत्म कर देता है। दोस्तों, आप कभी भी पक्षपात में नहीं रहिए। अपना स्टैंड तभी रखिए जब आप पूरी तरह से बातों को समझ जाएं। यही बात है, ज्ञान को लेते रहिए, क्योंकि ज्ञान हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप अभी तक हमसे जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे। जय हिंद।